अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1 जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी कहते हैं और इसका सब्जेक्ट है फिजिक्स। आज हम फिजिक्स का टॉपिक करेंगे, टॉपिक 4.4 दैट इज पावर। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आप स्टूडेंट्स के तमाम जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं प्लस आपके जितनी भी क्यूरीज हैं वो क्लियर हो जाएं। और मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही करूंगा कि आपके लेवल तक जाके स्टूडेंट्स आपको बता पाऊं कि आपने इस टॉपिक को किस तरह समझना है। और इसके अलावा अगर आपको हमारे YouTube चैनल की कोई भी वीडियो चाहिए तो आप YouTube पर जाकर सर्च बॉक्स में जाएं, सर्च करें FSC पार्ट 1 फिजिक्स या केमिस्ट्री बाय CBEL, चैनल का नेम सर्च करें और आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका तमाम वीडियोस आपको मिल जाएंगे हमारे YouTube चैनल के। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। सो हमारा जो टॉपिक है वो है 4.4 पावर। देखें स्टूडेंट्स, पावर को समझने के लिए ना आपको वर्क का पता होना बहुत जरूरी है। वर्क क्या था? वर्क था जब आप किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओ और फोर्स लगाकर उस बॉडी के अंदर मूवमेंट पैदा कर दो, उस बॉडी को किसी खास डायरेक्शन में मूव करो, यानी कि उस बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर दो, तो आप उस चीज को क्या कहते थे? पावर। सॉरी, उस चीज को कहते थे वर्क। अब पावर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जब हम जब हम किसी चीज के ऊपर वर्क लगाएं, जब हम किसी चीज के अंदर या किसी चीज के ऊपर वर्क प्रोड्यूस करें, वर्क पैदा करें, लेकिन एक खास टाइम में वर्क पैदा करें, तो हम क्या कहेंगे? उस टर्म को पावर कहेंगे। लेट्स सपोज मैं आपको एक काम कहता हूं, मैंने दो स्टूडेंट से, ये स्टूडेंट ए है, ये स्टूडेंट बी है। ए स्टूडेंट ने ना मुझे काम करके दिया, मुझे ना स्टूडेंट्स इसने ना 10 ना जॉल मुझे वर्क करके दिया, और दूसरा स्टूडेंट है, इसने मुझे 5 जॉल वर्क करके दिया। तो आप में से बहुत से बच्चों से मैं ये पूछूंगा ना कि इस ए और बी स्टूडेंट में से किसने ज्यादा पावर लगाई, तो आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स ये कहेंगे सर वो 10 जॉल वाले ने, क्योंकि आप वैल्यूज को देख रहे हो। लेकिन मैंने आपको क्या कहा? पावर कभी आपने इस तरह नहीं देखनी कि जिसका वर्क ज्यादा है उसकी पावर ज्यादा है, नहीं। जिसने पर सेकंड में, यानी कि जिसने टाइम के लिहाज से जितना वर्क किया होगा वो उसकी पावर होगी। अब देखते हैं, ये देखिएगा, यही ए स्टूडेंट है, यही बी स्टूडेंट है। ए स्टूडेंट ने मुझे 10 जॉल वर्क करके दिया स्टूडेंट्स 2 सेकंड में, तो मैं इसका अगर लगाऊं तो 10 जॉल वर्क 2 सेकंड में, 10 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 5 जॉल। ओके स्टूडेंट्स, अब बी मेरे पास स्टूडेंट था, उसने मुझे 5 जॉल वर्क करके दिया स्टूडेंट 1 सेकंड में, तो 5 डिवाइडेड बाय मैं करूंगा स्टूडेंट नहीं 1 सेकंड में नहीं, चलें यहां पे मैं कर लेता हूं क्योंकि वो वैल्यू सेम आ जानी है 2 सेकंड में। 5 डिवाइडेड बाय मैं 2 करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 2 4 2.5 जॉल। अब मुझे बताएं किसकी पावर ज्यादा है? किसकी पावर ज्यादा है? क्या 5 जॉल वाले की पावर ज्यादा है जिसने 10 डिवाइडेड बाय जब मैंने 2 किया तो 5 जॉल आया, या किसकी पावर ज्यादा है जिसने 2.5 जॉल काम किया? अब यहां से आप कहोगे हाँ जी सर, जिसने आपको 5 जूल करके दिया ना काम, उसकी पावर ज्यादा है। क्योंकि जब भी आपने पावर को देखना है ना, तो पावर एक ऐसी टर्म है, पावर एक ऐसी डेफिनेशन है आपके पास। पावर को आप इस तरह डिफाइन कर पाते हो कि जब आप किसी भी वर्क डन को ना उसके उसके गिवन टाइम के ऊपर डिवाइड करोगे ना, तो जो भी वैल्यू आपके पास आएगी वो आपकी क्या कहलाएगी? पावर। तो इसका मतलब है यहां से हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे स्टूडेंट्स। मैं लिखता हूं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन आप क्या लिखोगे? रेट ऑफ डूइंग अ वर्क, या रेट ऑफ वर्क डन, या डूइंग वर्क इन गिवन टाइम इज कॉल्ड पावर। अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लें स्टूडेंट्स, फॉर्मूला इसका बन जाएगा P इज इक्वल टू W ओवर T। लें स्टूडेंट्स, ओके, ये इसका क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो आपने ना एज अ इंडिविजुअल, मतलब एक पर्सन ए था, एक पर्सन बी था, तो आपने पावर को ना डिटरमाइन कर लिया। अगर मैं कहता हूं मेरे पास ना एक ही ए पर्सन है, इसने ना मुझे 1 सेकंड में ना, पहले सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में इसने मुझे करके दिया 2 जॉल वर्क। सेकंड, फिर
एक सेकंड फिर लगाया, फिर अगले सेकंड में इसने मुझे कितना करके दिया, फिर 2 जूल वर्क करके दिया, फिर थर्ड सेकंड में भी इसने मुझे कितना वर्क करके दिया, 2 जूल ही करके दिया, फोर्थ सेकंड में इसने फिर मुझे वर्क करके दिया 1 जूल। अब इसका वर्क डिक्रीज हो गया। अब फिफ्थ सेकंड में इसने मुझे वर्क करके दिया फिर 1 जूल। अब मुझे बताओ इस इंडिविजुअल की, यानी कि एक ही पर्सन के लिहाज से अब इसकी पावर क्या होगी। अब यहां पे ना आप इस पर्सन की ना पावर नहीं बता सकते, क्योंकि इसने टोटल 5 सेकंड लगाए हैं और टोटल इसने जो वर्क डन किया है 2 2 4 2 6, 6 और 1 7 और 1 8, इसने टोटल वर्क 8 जूल किया है। टोटल टाइम इसने 5 सेकंड के अंदर ना 8 जूल वर्क किया है। तो जब आप ना 8 को 5 से डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आएगा 1.6 जूल। ओके, अब मुझे बताओ क्या ये इस इंडिविजुअल की पावर कहलाएगी। नहीं स्टूडेंट, ये इस इंडिविजुअल की पावर नहीं कहलाएगी, ये इसकी एवरेज पावर कहलाएगी। मुझे बात बताओ, क्या इस स्टूडेंट ने कहीं पे 1.6 जूल वर्क किया? नहीं, इसने 2, फर्स्ट सेकंड में 2, सेकंड में भी 2, थर्ड में भी 2, फोर्थ में 1 और फिफ्थ में भी 1, इसने 1.6 तो किसी एक सेकंड के अंदर भी नहीं वर्क किया। तो स्टूडेंट ऐसा वर्क, सॉरी ऐसी पावर जो जिसमें आप ना एक इंडिविजुअल की गिवन टाइम के अंदर जो भी उसको टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, जितना भी उसको टाइम दिया उसके पर सेकंड के हिसाब से आप उसकी वर्क डन को डिटरमाइन कर रहे हो, मालूम कर रहे हो, तो वहां पे आपको जो पावर मिलेगी वहां पे आपको पावर नहीं मिलेगी, एवरेज पावर मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका मतलब है यहां से हम क्या लिखेंगे, एवरेज पावर। एवरेज एवी, एवरेज को एवी से जाहिर करते हैं पावर। अब एवरेज पावर क्या है आपके पास, P इज इक्वल टू टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टोटल वर्क डन को मैं किससे डिटरमाइन कर पाऊंगा, डेल्टा W ओवर डेल्टा T। यानी कि डेल्टा का मतलब ये होता है कि चेंज, कितना चेंज आया। देखो चेंज ही आ रहा है ना, पहले सेकंड में 2 वर्क, दूसरे सेकंड में भी 2 है, हालांकि चेंज यहां पे नहीं आया, फोर्थ सेकंड में जाके चेंज आ गया, 2 से 1 जूल वर्क हो गया, ठीक है ना। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे डेल्टा V ओवर डेल्टा T, ये हमारी एवरेज पावर है। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को ये पता होगा, जब भी हमने टर्म्स की बात की थी ना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, इन टर्म्स की जब हमने बात की थी, मैंने आपको ये कहा था जब भी इन टर्म में एवरेज की आप बात करो ना, तो एवरेज चीज के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ इसके फायदे होते हैं, कुछ मतलब कुछ इसके नुकसान होते हैं। लेकिन इसका फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि आप ना ओवरऑल बहुत जल्दी एक ऐसे पर्सन को आंसर बता पाओगे जिसको फिजिक्स की कुछ नॉलेज नहीं है। जैसे मुझे यही एक पर्सन है, मुझे कोई कहता है देखो मैंने पहले सेकंड में 2 जूल वर्क किया, दूसरे में फिर 2, तीसरे में भी 2, चौथे में 1 जूल, पांचवें में भी 1 जूल, मुझे बताओ मैंने ओवरऑल वर्क कितना किया। तो आप ना उस पर्सन को ना बड़ी जल्दी से उसकी एवरेज पावर निकाल के आप बता दोगे। तो एवरेज पावर का ये एडवांटेज है। लेकिन एवरेज पावर का ये डिसएडवांटेज भी है। क्यों डिसएडवांटेज ये है कि आप करेक्ट वैल्यू नहीं बता पाते, कभी भी करेक्ट वैल्यू नहीं हमें ये देता। तो अगर आपने एवरेज पावर से करेक्ट वैल्यू निकालनी है ना, ध्यान से मेरी वर्ड्स को सुनिएगा, अगर आपने एवरेज पावर से पावर की करेक्ट वैल्यू निकालनी है तो स्टूडेंट्स आपको इंस्टेंटेनियस पावर लेनी पड़ेगी। जैसे आप एवरेज वेलोसिटी लिया करते थे, एवरेज वेलोसिटी से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फिर एवरेज एक्सेलरेशन से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, या एवरेज स्पीड से इंस्टेंटेनियस स्पीड। बात को अंडरस्टैंड करें तो इंस्टेंटेनियस आपके पास जो पावर है, ये ऐसी टर्म है जो आपकी एवरेज पावर को ना मजीद मतलब एक्यूरेट कर देगी, ठीक कर देगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे हमारी एक और हेडिंग बन जाएगी इंस्टेंटेनियस, INS में लिख देता हूं पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी, देखिए इंस्टेंटेनियस पावर एक ऐसी पावर होती है, एक लम्हे की पावर। मतलब पहले सेकंड में आपने कितने जूल काम किया, 2 जूल काम किया, 2 जूल वर्क किया, तो पहले सेकंड के 10वां हिस्सा, फिर उस 10वें हिस्से का भी आगे 10वां हिस्सा कर लो। मतलब सेकंड के अंदर आप एक लम्हा भला किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूं। अगर आप अपनी पलकों को ऐसे झपकते हो ना, तो ये एक लम्हा कहलाता है आपका, ठीक है। तो यही पर सेकंड के अंदर भी उसके सेकंड को भी मजीद सेकंड में, एक सेकंड को भी मजीद उसके हिस्सों में तकसीम करोगे ना, तो आपको इंस्टेंटेनियस पावर मिलेगी, यानी कि लम्हे की पावर मिलेगी। तो इसका मतलब है एक वक्त ऐसा आ जाएगा वहां पे वो जो आपका सेकंड है ना, एक सेकंड, वो अप्रोचेस टू 0 कर जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर हमारी कौन सी पावर होगी, जब हम P इज इक्वल टू यहां पे लगाएंगे लिमिट। लिमिट का मतलब ये होता है शर्त लगाना कि डेल्टा T अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा
ठीक है, और यहां पे लिख देंगे डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी। लेकिन शर्त यह है कि टी एक वक्त ऐसा आएगा जहां पे टी जाके आपका क्या हो जाएगा, अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस पावर की अगर आप डेफिनेशन करना चाहो ना, तो इंस्टेंटेनियस पावर है इट इज द लिमिट, ये एक लिमिट है, लिमिट विच इज अप्रोचेस टू जीरो, विच इज अप्रोचेस टू जीरो, जो कि जीरो हो जाती है एट एट वर्क डन ऑफ बॉडी, जब एक बॉडी वर्क डन करती है इन गिवन टाइम, एक टाइम के अंदर। तो ये आपकी एक लम्हे की पावर निकालना इंस्टेंटेनियस पावर निकालते और इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, इंस्टेंटेनियस पावर हमेशा हम तब निकालते हैं जब हम एवरेज पावर से, एवरेज किसी भी टर्म की एवरेज से हम सेटिस्फाइड नहीं होते, हमें समझ में नहीं आती कि हम एग्जैक्ट आंसर निकालना चाहते हैं, तो फिर हम इंस्टेंटेनियस की टर्म को, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो या पावर हो या एक्सेलरेशन हो, हम इन टर्म्स को यूज करते हैं। अब स्टूडेंट्स यहां से आप क्या करोगे, आपकी बुक में जो इसी टॉपिक का पावर का सब टॉपिक है वो है पावर इन वेलोसिटी, यानी कि पावर इन फोर्स एंड वेलोसिटी। अब हम उसको डिस्कस करते हैं। एक सब टॉपिक इसी टॉपिक के अंदर आपका क्या है, सब टॉपिक पावर एंड वेलोसिटी। अब एक बात देखो, इसको ना मैं आपको इस तरह गाइड करूंगा। अब पावर का पहले आपने आप स्टूडेंट्स अक्सर ये सोचे होगे नहीं सर पावर तो जब भी आएगी वो वर्क डन यूनिट टाइम के अंदर, जो भी बॉडी जितना वर्क करेगी वो आपकी पावर कहलाएगी। नहीं स्टूडेंट्स, पावर का रिलेशनशिप आपको वेलोसिटी से भी मिलेगा। जैसे मिसाल के तौर पर देखो, आप बोट चलाते हो, पानी के अंदर बोट आपको कश्ती नजर आ रही है। अब बोट क्या करती है, बोट एक फोर्स लगाती है पानी के ऊपर आगे की तरफ जाने के लिए, इसका मतलब वो एक्शन की फोर्स लगी, और पानी जो है वो बहुत ज्यादा फोर्स है, उसको रिएक्शन की फोर्स देता है बोट को, वो पानी चाहता है कि तू पीछे की तरफ जा, आगे की तरफ ना आ। तो इसका मतलब है उसके अंदर एक्शन और रिएक्शन की उस अमल में आपको फोर्स नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही बोट आगे की तरफ जाती है तो इसका मतलब बोट एक वर्क डन कर रही है। बोट एक वर्क डन कैसे कर रही है, क्योंकि बोट के ऊपर फोर्स लग रही है और बोट आगे की तरफ मूव कर रही है, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब वर्क डन आ रहा है ना। तो फोर्स आगे की तरफ लग रही है, बोट जो फोर्स लगा रहा है वो पानी को आगे की तरफ धकेल रहा है, लेकिन पानी बोट को, कश्ती को पीछे की तरफ धकेल रही है। इसका मतलब है एक्शन और रिएक्शन का काम हो रहा है न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर एक्शन और रिएक्शन होना, तो समझ लीजिएगा उस बॉडी को अंदर फोर्स जरूर एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि वेलोसिटी जरूर पैदा हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, अब पावर का वेलोसिटी से क्या रिलेशनशिप है, पावर का इसका मतलब है फोर्स से रिलेशनशिप है क्या। न्यूटन का सेकंड लॉ जो है, ये तो मैंने थर्ड लॉ की बात की ना, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो हमें क्या बताता था, F इज इक्वल टू ma। लेकिन यहां पे आप इस टर्म को ना इस तरह समझेंगे, देखिए पावर आपके पास क्या होती है, पावर आपके पास होती है W, सॉरी W कह रहा हूं मैं, पावर आपके पास होती है P इज इक्वल टू डेल्टा W ओवर डेल्टा T। ऐसा ही है, ये जो पावर का फॉर्मूला है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, डेल्टा डब्ल्यू से क्या मुराद है, डब्ल्यू आपने कहां से निकला है, डब्ल्यू निकला है एफ डॉट डी। डब्ल्यू का यही फार्मूला था ना कि वर्क डन इज अ डॉट प्रोडक्ट, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मैं डब्ल्यू की जगह ये लिख सकता हूं ना, क्या मैं लिखता हूं इज इक्वल टू, डेल्टा को मैं ऐसे कॉमन ही रहने देता हूं ना, ये मैं डेल्टा को कॉमन रखता हूं, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं एफ डॉट डी बटा डेल्टा टी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या फोर्स के साथ डेल्टा को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जब मैंने आपको याद है, मैंने वो आपको एक 4.3 टॉपिक था आपका, जिसमें मैंने आपको वेरिएबल फोर्स की मदद से वर्क डन प्रोड्यूस करना आपको बताया था। तो वर्क कभी डेल्टा, फोर्स कभी डेल्टा नहीं होती, डेल्टा एफ नहीं होती है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा चेंज होता रहता है। फोर्स चेंज हो सकती है, लेकिन इस सिचुएशन में क्योंकि बोट जो है वो पानी के ऊपर एक ही फोर्स लगा रही है, इस वजह से फोर्स तब्दील नहीं होगी। इसका मतलब है डेल्टा को हम डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा फार्मूला, एफ डॉट डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। अब एक बात देखिएगा, एफ को कॉमन ले लें, मतलब एफ को ऐसे लिख लें, एफ ब्रैकेट में लिखें डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। अब एक बात बताएं, डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी ये किसकी डेफिनेशन है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी।
जब एक गिवन टाइम में ना आपका डिस्प्लेसमेंट तब्दील होता है तो उसको वेलोसिटी कहते हैं। इसका मतलब है डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी की जगह मैं वी लिख सकता हूं। जी बिल्कुल, इसका मतलब पावर का फार्मूला आ गया पी इज इक्वल टू एफ डॉट वी। यानी कि पी की एक और डेफिनेशन आपके पास बन गई, क्या कहता है? पावर, पावर, अब ये डेफिनेशन होगी पावर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। लें स्टूडेंट, पावर क्या है? इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, या इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, यानी कि ये स्केलर प्रोडक्ट है। पावर हमारी स्केलर प्रोडक्ट है क्योंकि वर्क भी हमारा स्केलर प्रोडक्ट था। अब देखें स्टूडेंट्स, यहां से अब आप आगे कैसे को मूव करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि पावर का ऐसा यूनिट हमारे पास क्या हो सकता है। देखिएगा जरा ध्यान से, पावर का फार्मूला क्या है वही मैं दोबारा लिखता हूं। पावर का फार्मूला है P इज इक्वल टू W ओवर T। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिएगा W, W के W का ऐसा यूनिट आपके पास क्या होगा? जूल ओवर टी का ऐसा यूनिट क्या होगा? सेकंड। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, आपके पास पावर का जो ऐसा यूनिट आया वो क्या आया? जूल पर सेकंड। मतलब पर चीज कब बनेगी, मैं बार बार आपको बताता हूं, जब बटे की नीचे वाली वैल्यू को आप ऊपर ले जाते हो ना और उस वैल्यू के ऊपर -1 आ जाता है, जिसे आप इनवर्स भी कह सकते हो, यानी कि जूल सेकंड, जूल JS-1 लिखा आता है ना, तो जूल पर सेकंड इसको आप बोलोगे। तो इसका मतलब है पावर का यूनिट क्या आया? जूल पर सेकंड। अब जूल किसका यूनिट था? न्यूटन मीटर का। तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं, जूल किसका यूनिट है? ये इज इक्वल टू है न्यूटन मीटर ओवर सेकंड। इसका मतलब है पावर का एक और यूनिट भी है, न्यूटन मीटर पर सेकंड। ठीक है, NMS-1। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखें। लेकिन न्यूटन मीटर भी तो किसी का यूनिट था। न्यूटन न्यूटन किसका यूनिट था? किलोग्राम। ये देखिएगा केजी, न्यूटन किसका था? KGM-S-2 ओवर सेकंड। ये देखिएगा न्यूटन जो है ना वो किसका यूनिट है? न्यूटन जो यूनिट है वो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आगे एम ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो बटा क्या आ गया? सेकंड। अब इस सेकंड को ऊपर लेके जाओ तो इसका मतलब है पावर का एक और यूनिट आपको मिल जाता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3, यानी कि सेकंड की पावर पर सेकंड क्यूब। ये भी आपके पास पावर का SI यूनिट आ गया। पावर के 3 ऐसे यूनिट अभी तक मैंने आपको बता दिए। ध्यान से देखिएगा, एमसीक्यूज में ये बहुत ज्यादा आपसे पूछता है, चाहे आप एनटीएस टेस्ट दो, चाहे आप एनुअल टेस्ट पेपर दो, या चाहे आप अपने कॉलेजेस वगैरह में भी टेस्ट दोगे, ये चीजें आपको कंफ्यूज करेंगी। देखें, पावर का नंबर 1 यूनिट क्या है? जूल पर सेकंड, जूल JS-1। ओके, पावर का दूसरा यूनिट क्या आया? NMS-1, न्यूटन मीटर पर सेकंड। जूल का तीसरा पावर का तीसरा यूनिट आपके पास क्या आया? पावर का तीसरा यूनिट आपके पास आया केजी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, यानी कि KGM²S-3। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन एक बात आपको बताऊं, पावर का जो ज्यादातर यूनिट, जो बहुत कॉमन यूनिट है, वो भला क्या यूज किया जाता है? जैसे मैंने आपको बताया ना कि पावर का जो फर्स्ट यूनिट है वो है जूल पर सेकंड। तो जूल पर सेकंड को एक्चुअल में वाट कहते हैं। यानी कि पावर का जो ऐसा यूनिट एक और आपने देख लिया, पावर का ऐसा यूनिट क्या है? वॉट। ये एक साइंटिस्ट था जिसका नेम था वॉट, उसके नेम से ये यूनिट बना हुआ है पावर का। लेकिन यहां से आपने ना बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप अपने माइंड में कंफ्यूज करोगे। देखिए, पावर, जहां जहां पे स्टूडेंट्स अक्सर ये सोचते हैं कि सर पावर का यूनिट हो गया वाट, तो सर जहां पे हमें वाट नजर आएगा, क्या हम उसको पावर कह सकते हैं? मतलब हम कहेंगे जी ये वाट है, तो ये हमारी ये ऐसे यूनिट ऑफ पावर है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, आप अक्सर क्या करते हो? आप अक्सर ये करते हो कि आपने लिखा होता है एक किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट। ये भी तीनों आपके क्या हैं? ये पावर के ही यूनिट हैं। ये भी तीनों आपके पावर के ही यूनिट हैं। आप इनको भी पावर का देखें, जब ना वाट किसी भी टर्म के साथ अकेला वाट लिखा है, याद रखिएगा वो पावर का ही यूनिट है। मैं आपको ये समझ लें कि आपको एक ट्रिक बता दिया मैंने याद करने के लिए। आपको कुछ नहीं ना समझ में आ रही कि ये किसका, ये पावर, ये वाट, ये जो वाट है पावर का यूनिट है कि नहीं। तो अगर आपके पास किलो वाट लिखा है, मेगा वाट लिखा है, गीगा वाट लिखा है, तो याद रखिए खास सिंपल वाट किसी भी टर्म के साथ यूज होना तो वो आपका पावर का यूनिट ही कहलाता है। लेकिन पावर का एक और यूनिट भी होता है,
वो आपके पास होता है हॉर्स पावर। मैं बताता हूं आपको, ये देखिएगा, एचपी हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है 746 वॉट। अच्छा, ये जो साइंटिस्ट था ना, ये सुनते जाइए, ये छोटी छोटी चीजें, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा यूनिट ही तो आप स्टूडेंट्स को नहीं क्लियर होते, इस वजह से आपसे न्यूमेरिकल भी नहीं क्लियर होते। अब देखिएगा, हॉर्स पावर क्या है। ये जो साइंटिस्ट था ना, वॉट, ये ना एक्चुअल में ना ये स्टीम इंजन बनाता था, ठीक है। इसने कहा कि मैं ऐसा ना करूं कि जब मेरी जो गाड़ी है, मेरी जो गाड़ी के जिन गाड़ी का मैं इंजन बना रहा हूं, जैसे वो गाड़ी ऊपर की तरफ मतलब चढ़ाई को चढ़े, यानी कि जैसे ही वो गाड़ी ऊपर की तरफ चढ़े ना, तो उसका जो इंजन है ना वो स्लो डाउन नहीं होना चाहिए, इंजन के अंदर पावर प्रोड्यूस होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप मिसाल के तौर पर मोटरवे के ऊपर अक्सर आप चढ़ो ना, तो उसने क्या किया, उसने ना घोड़े की टांगों के इर्द गिर्द ना वोट लगा कर ना, यानी कि वटे लगा के उसको उसको देखा कि जैसे हॉर्स जो है वो अपनी टांगों के ऊपर वोट्स लगा के ऊपर को चढ़ता है, तो उसकी पावर जो है मजीद इंक्रीज हो जाती है। तो इसने ऐसे ही स्टीम इंजन के अंदर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप की कि उनकी जैसी आप गाड़ी, वो जो टेक्नोलॉजी जब इसने उस गाड़ी के अंदर उस इंजन में लगाई ना, तो गाड़ी जो है वो उसकी स्पीड डिक्रीज होने के ना मजीद स्पीड उसकी इंक्रीज होगी, जिसको उसने नाम दे दिया हॉर्स पावर का, ठीक है, हॉर्स पावर का। और हॉर्स पावर के अंदर एक वाट में कितने एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, 746 वोट होते हैं। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास एक यूनिट था किसका, एक टर्म थी किसकी, पावर की। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि आप किन चीजों में नहीं कह सकते, लेकिन कौन सी ऐसी टर्म है जिनके साथ वॉट भी लिखा है लेकिन आप उसको पावर कैसे यूनिट नहीं समझ सकते, वो क्या। मिसाल के तौर पर देखें, मैं अगर ये टर्म लिखता हूं किलो वाट पर आवर, लें जी, अब इसको आप कभी भी ऐसा यूनिट नहीं कह सकते। क्यों? जब भी वाट के साथ ना आगे आपको टाइम शो हो, आगे आर आ गया ना, एच आ गया ना, आपको टाइम शो हो रहा है। देखिए, टाइम हमेशा, मैंने क्या कहा, टाइम का हमेशा ऐसा यूनिट सेकंड होता है, लेकिन अगर आपको टाइम आर में दिया हुआ है, घंटों में दिया हुआ है, इसका मतलब टाइम शो हो रहा है। अगर आपको टाइम सॉरी मिनट में शो हो रहा है, तो इसका मतलब है टाइम आपको शो हो रहा है। अगर आपको टाइम सेकंड्स में शो हो रहा है, तो इसका मतलब आपको टाइम तो शो हो रहा है ना। ये देखो, किलो वाट, अगर किलो वाट खाली लिखा होता ना, तो ये मेरे पास मौजूद है किलो वाट, मैं कहता जी पावर का ऐसा यूनिट है, ये पावर का ऐसा यूनिट है। लेकिन आगे लिखा लिखा आ गया पर आर, पर का मतलब होता है H-1, ठीक है ना, पर आर। तो पर आर यानी कि ये बटे के नीचे होगा, तो पर आर लिखा गया। आर चूंकि एक टाइम होता है, तो जब भी वॉट के आगे या वॉट से पीछे आपको टाइम शो हो जाए, चाहे वो घंटों में हो, मिनटों में हो, सेकंड्स में हो, तो आपने हमेशा उसको ऐसा यूनिट नहीं कहना पावर का। वो पावर का ऐसा यूनिट नहीं होता, वो एनर्जी का यूनिट होता है। लेकिन एनर्जी का भी ऐसा यूनिट नहीं होता, वो एनर्जी का कमर्शियल यूनिट होता है, ठीक है। आप सिर्फ ये समझ लें, एनर्जी का ऐसा यूनिट नहीं होता। जब भी वोट के आगे आगे आर लिखा हो या वोट के आगे आपको कोई भी टाइम मेंशन हो, वो एनर्जी का यूनिट होता है, लेकिन ऐसा यूनिट नहीं होता, उसको हम कमर्शियल यूनिट कहते हैं, ठीक है। अभी आपके लेवल तक यही बात समझने वाली चीज है, लेकिन हम इसको, इसकी फिगर को कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे। अगर मैं फर्ज करें, मैं आपको कहता हूं कि मुझे बताओ किलो वाट पर आवर में कितनी वैल्यूज होंगी, तो मैंने फर्ज करें आपको ये सिचुएशन दी, मैंने कहा मेरे पास 1000 वाट है, 1000 वाट मैंने ना किया है, पावर है मेरे पास, और ये मेरे पास 1 घंटे के अंदर है। तो मुझे बताओ कि मेरे पास टोटल जो है ना एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई, या मैंने एनर्जी कितनी रिलीज की। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे किलो वाट पर आवर इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 घंटे में 3600 होते हैं। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज होते हैं, सर जब भी आर की बात आती है हम क्यों इसको 1 से क्यों ना मल्टीप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स, टाइम को कभी भी आप मिनटों और घंटों में कभी भी उसको आपने नहीं लिखना, हमेशा टाइम को आपने सेकंड्स में लिखना है। अगर आर में दिया हुआ सेकंड में कन्वर्ट करो, अगर मिनटों में दिया हुआ फिर भी सेकंड में कन्वर्ट करो। आपको तो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि आपने कभी भी टाइम को आर और मिनट में नहीं लिखना, सेकंड में लिखना है आपने, ओके। इस वजह से हम एक घंटे में कितने सेकंड होंगे, 3600। तो जब 3600 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, तो आपके पास क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, आपके पास आएगा 36 और आगे 50, 1 2 3 4 5, आपके पास आ जाएंगे 0। आगे मैं इसका ऐसा यूनिट नहीं अभी लिख रहा, अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं इसको ऐसा यूनिट में लिखूं, सॉरी साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं, तो मैं कैसे लिखूंगा, 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ कैसे,
5 जीरो, और आपने साइंटिफिक नोटेशन में ये सीखा हुआ है कि 2 डिजिट्स के दरमियान अगर पॉइंट पुट करना है ना, तो एक डिजिट जो होगा उसको एज अ जीरो आपने लिखना है। जैसे 3.6, 6 का एक जीरो और आगे 5 जीरो, तो टोटल कितने जीरो हो गए 6, और 10 रेज़ टू पावर 6 आपके पास आ गया। अब इसका ऐसा यूनिट आप कैसे लिखोगे? ऐसा यूनिट वोट, वोट पर सेकंड आएगा ना, वोट पर सेकंड, क्योंकि वोट 1000 आपके पास वोट था और टाइम आपके पास कितना था 3600 सेकेंड्स। तो ये आएगा 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 सेकेंड वॉट पर सेकेंड। तो ये मैं यहां पर ऐसे लिखता हूं 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6 वॉट पर सेकेंड। अब वॉट पर सेकेंड आपके पास क्या होता है? जूल ही होता है स्टूडेंट्स। ओके, अब आप कहोगे सर ये फिर क्यों यूज होता है? बस लास्ट में हम चलने लगे हैं। अब आप कहोगे सर ये यूज क्यों होता है? अगर ये पावर का यूनिट नहीं है, ये यूज क्यों होता है? ये एनर्जी का यूनिट है। मैंने कहा कमर्शियल एनर्जी का भी ऐसा यूनिट नहीं है, कमर्शियल यूनिट है। आपके घरों में आप यूनिट में एनर्जी रिलीज करते हो ना, मतलब उसको यूज करते हो। अब आपके घर के जो बिल आते हैं ना, घरों के, अगर आपने गैस का बिल आपका लगा लो, आपका बिजली का बिल लगा लो, तो ये अक्सर जो इलेक्ट्रिसिटी के जो आपको बिल आते हैं उसमें ये टर्म यूज होती है कि आपने 1 घंटे के अंदर कितने यूनिट यूज किए, उनके उस यूनिट के अंदर आपने कितने वोट पावर यूज की। वो वोट पावर को फिर वो घंटों से या मिनटों से या सेकंडों से वो मल्टीप्लाई करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करके आपको बिजली के बिल वो देते हैं। वहां पे ये वाली टर्म यूज की जाती है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका कौन सा था? ये एक आपका कंप्लीट टॉपिक था। अब इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं, एमसीक्यूज क्या आ सकता है, ये मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। नंबर 1, इसकी डेफिनेशन आ सकती है किसकी? पावर की। ओके। नंबर 2, आपको एवरेज पावर की डेफिनेशन आ सकती है, आपको इंस्टेंटेनियस पावर की डेफिनेशन आ सकती है, और तीनों के फॉर्मूले आपने लाजमी याद करने। एक बात सुने, जब भी आपने डेफिनेशन देनी है ना, 2 चीजें साथ में लाजमी लिखनी है, चाहे वो पूछे चाहे वो ना पूछे। नंबर 1, डेफिनेशन के साथ उस चीज का फार्मूला लिखो। जैसे पावर की डेफिनेशन में पूछे तो फार्मूला लिखना लाजमी है, P इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी, और साथ में ऐसा यूनिट आपने मस्ट देना है, चाहे वो पूछे चाहे वो ना पूछे। इससे आपका अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा और आपके 2/2 मार्क्स लाजमी आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखिएगा। इसके अलावा आपसे वो क्या पूछ सकता है? आपको वो एमसीक्यूज में पूछ सकता है पावर का ऐसा यूनिट, एमसीक्यूज में पूछ सकता है पावर के ये तीनों चारों ऐसे यूनिट। हॉर्स पावर ही ऐसे यूनिट है, जॉल पर सेकंड भी ऐसे यूनिट है, न्यूटन मीटर पर सेकंड भी ऐसे यूनिट है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पर सेकंड क्यूब ये भी ऐसा यूनिट है। ओके स्टूडेंट्स, फिर वो आपसे ये कह सकता है कि मुझे ये एमसीक्यूज में ये कह सकता है आपको कि किलोग्राम सॉरी किलोवाट पर आवर ये किसका ऐसा यूनिट है? तो वहां पे आपने पावर को नहीं लगाना, किसका यूनिट है ऐसे यूनिट नहीं कहेगा, किसका यूनिट है, तो वहां पे आपने एनर्जी के ऊपर टिक करना है। ओके स्टूडेंट्स, और इसके अलावा ये जो टर्म आपने पढ़ी है पावर एंड वेलोसिटी, पावर एंड वेलोसिटी में आपसे वो डेफिनेशन पूछ सकता है कि डिफाइन पावर इन टर्म ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी या इन टर्म ऑफ फोर्स, तो वहां पे ये वाली डेफिनेशन जो मैंने आपको पावर का रिलेशनशिप वेलोसिटी के हवाले से मैंने आपको बताया, और वहां पे आपको वो फार्मूला भी पूछ सकता है कि मुझे बताओ राइट ऑन द फार्मूला ऑफ पावर इन टर्म ऑफ वेलोसिटी, तो आप कैसे लिखोगे? P इज इक्वल टू एफ डॉट वी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।